इस वीडियो में साइबर लॉ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ, जो आपको आने वाली परीक्षाओं में, सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ही लाभ दे सकते हैं, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इसलिए इसको ध्यान से जरूर पढ़ें, आप वीडियो को जरूर देखें। ये पिछले यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस के बेस पर सेलेक्ट किए गए हैं क्वेश्चंस, जो पहले यूनिवर्सिटी ने पूछा था। उसी में से मैंने मुख्य 5 प्रश्न जो है चुने हैं, जो कि संभावित हैं 2026 के सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज साइबर स्पेस, हाउ सिक्योरिटी ऑफ साइबर स्पेस इज प्रोटेक्टेड, डिस्कस वेरियस क्राइम्स इन एब्सेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर स्पेस क्या है और साइबर स्पेस कैसे सुरक्षित किया जाता है, और अगर सुरक्षित नहीं है तो क्या क्या अपराध हो सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, साइबर स्पेस परस्पर जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और दूरसंचार प्रणालियों द्वारा निर्मित एक वैश्विक आभासी नॉन फिजिकल एनवायरनमेंट क्षेत्र है। यह एक सीमाहीन डिजिटल वातावरण है जहां डेटा का आदान प्रदान, संचार और वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं। साइबर सुरक्षा इस क्षेत्र को बहुस्तरीय दृष्टिकोण के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के थ्रू फायरवॉल एन्क्रिप्शन, इसके द्वारा हम साइबर स्पेस को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रक्रियाएं, हमें क्या करना चाहिए? नियमित अपडेट, कंप्यूटर का नियमित अपडेट, पैचिंग, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एक से ज्यादा ऑथेंटिकेशन का हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम कंप्यूटर को चालू करने के लिए 2 बार ऑथेंटिकेशन लगाएं या उससे ज़्यादा ऑथेंटिकेशन लगाएं, जिसको अंग्रेजी में MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं, और जीरो ट्रस्ट रणनीति अपनाएं। जागरूकता, उपयोगकर्ताओं को फिशिंग हमलों की पहचान करने और मजबूत पासवर्ड प्रतिबंधित करने के लिए प्रशिक्षित करना। ये जागरूकता दी जाती है कि उपयोगकर्ता फिशिंग के हमलों की पहचान कर पाएं और अपना पासवर्ड जो है कंप्यूटर का मजबूत रखें। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित करना अनिवार्य होगा। अब आता है सुरक्षा के प्रभाव। सुरक्षा के अभाव में अपराध क्या क्या हो सकते हैं? सुरक्षा के बिना उपयोगकर्ताओं को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है। क्या क्या खतरा हो सकता है? अगर हमारा कंप्यूटर सुरक्षित नहीं है, हमारा इंटरनेट सुरक्षित नहीं है, हमारा साइबर स्पेस सुरक्षित नहीं है, तो हमें क्या क्या खतरा हो सकता है? पहला है रैंसमवेयर, मेलवेयर, दुर्भावनापूर्ण मैलिशियस सॉफ्टवेयर डेटा को एनक्रिप्ट। एनक्रिप्ट का मतलब होता है एक गुप्त कोड में बदल देना डाटा को। ऐसा जब सुरक्षा नहीं रहेगी तो जो दुष्ट लोग हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं, गुप्त कोड में बदल देते हैं और भुगतान की मांग करते हैं। दूसरा है पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट और फिशिंग। फिशिंग का मतलब है धोखेबाज बैंक या कंपनी का कर्मचारी बनकर, धोखेबाज जो होते हैं वो बैंक या कंपनी का कर्मचारी बनकर नकली ईमेल, संदेश या कॉल करते हैं। क्यों करते हैं? धोखाधड़ी करने के लिए, वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा चुराने का काम करने के लिए। तो इसको क्या कहेंगे? हम फिशिंग कहेंगे। और व्यक्तिगत डेटा पहचान की चोरी भी करते हैं। तो जो धोखेबाज लोग होते हैं वो बैंक या कंपनी का कर्मचारी बनकर नकली ईमेल, संदेश या कॉल करते हैं। तीसरा है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में क्या होता है? इसमें ऑनलाइन
द्वारा अपमानजनक संदेश आता जाता है, संदेश भेजते हैं। स्टॉकिंग क्या होता है? बार बार निगरानी का डराना, जैसे आपको बार बार कांटेक्ट करेंगे, आपको डराएंगे। तो ये सारी गतिविधियां कैसी होती हैं? ऑनलाइन। तो इसको ऑनलाइन उत्पीड़न कहते हैं, साइबर बुलिंग और स्टैकिंग। सो अगर सुरक्षा नहीं है साइबर स्पेस में तो ये सारी चीजें होती हैं। डेटा उल्लंघन, कंपनी या व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारी तक अनाधिकृत पहुंच, यानी आपने कोई उनको परमिशन नहीं दी है। सो धोखेबाज क्या करते हैं, कंपनी का या व्यक्तिगत जो संवेदनशील जानकारी इंफॉर्मेशन होती है वहां तक उनकी पहुंच जाती है फ्रॉड रूप में। डीडोस हमले, यानी ऑनलाइन सेवाओं को बंद करने के लिए सिस्टम को अत्यधिक दबाव में डाल देता है सिस्टम। तो इसको क्या कहेंगे? डीडोस हमले। इसमें क्या है कि सिस्टम के ऊपर बहुत लोड डाल दिया जाता है, बहुत ईमेल भेज दिए जाते हैं ताकि सिस्टम बैठ जाए और आपका जो ऑनलाइन सेवा हो बंद हो जाए। तो ये भी होगा अगर साइबर स्पेस सुरक्षित नहीं है। वित्तीय धोखाधड़ी भी हो सकती है। किस में? यूपीआई में, डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में भी धोखाधड़ी हो सकती है। तो ये जो अपराध हैं ये सुरक्षा के अभाव में होता है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हमने पूरा जितने भी क्राइम होते हैं कवर करने की कोशिश करी है और ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे टॉपिक्स की जो चीज़ें हैं एक साथ मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस पर जुड़ी हुई डिजिटल अवसंरचना की अखंडता, गोपनीयता, उपलब्धता की सुरक्षा के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने डिजिटल स्ट्रक्चर को गोपनीय रखना चाह रहे हैं तो हमें सुरक्षा को ध्यान में रखना पड़ेगा, निश्चित हमें सतर्क रहना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। What are the primary objective of the IT Act 2000 define digital signature and its legal validity under the IT Act? IT Act बनाने का उद्देश्य क्या था भारत में? तो IT अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था डेटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से किए गए लेन देन को कानूनी मान्यता देना, कि जो भी हम लेन देन करते हैं या इंटरनेट के द्वारा संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको एक कानूनी प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना कि हाँ सही है, वैध है। यह ई कॉमर्स और डिजिटल हस्ताक्षरों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है कि आप ई कॉमर्स यानी ई ट्रांजेक्शन्स कैसे कर सकते हैं, कोई चीज़ आप ऑनलाइन खरीद कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे बेच कैसे सकते हैं, या कोई ईमेल आप भेज कैसे सकते हैं, जो भी हो। और डिजिटल हस्ताक्षर, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको डिजिटल हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी। तो ये कौन सा हस्ताक्षर है जो आपको किस प्रकार आपको करनी है, उसके कुछ प्रावधान होने चाहिए, इसलिए ये कानूनी ढांचा प्रदान करता है। कौन? IT Act 2000। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? डिफाइंड डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है? तो डिजिटल हस्ताक्षर एक क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है, गणितीय कहेंगे हिंदी में, क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है जिसका उपयोग डिजिटल दस्तावेज की प्रामाणिकता को मान्य करने के लिए किया जाता है। यह धारा 3 के तहत, IT Act धारा 3 के तहत यह प्रेषक यानी भेजने वाले की पहचान सुनिश्चित करने के लिए एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का उपयोग करता है। डिजिटल हस्ताक्षर कानूनी रूप से मान्य है और इन्हें हस्तलिखित हस्ताक्षर यानी हाथ से जो हम हस्ताक्षर करते हैं और भौतिक दस्तावेज यानी जो हम फोटोस्टेट करके कॉपी लेते हैं, भौतिक या हमारा डॉक्यूमेंट जो होता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है, ये बराबर ही माना जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर कानूनी रूप से मान्य है और इन्हें हस्तलिखित हस्ताक्षरों और भौतिक दस्तावेज, आप जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भेजते हैं वो कैसे हैं? वो भी भौतिक फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपकी मार्कशीट हुई, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है, या आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये जो सर्टिफिकेट आप
भौतिक रूप से अपने पास रखते हैं, इसको आप डिजिटली पीडीएफ के फॉर्मेट में जब अपलोड कर देते हैं तो मान्य होगा कि नहीं, इसके लिए भी आईटी एक्ट काम करता है। तो ये सब क्या है, हस्ताक्षर और भौतिक दस्तावेज के बराबर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर कर देते हैं तो जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन लोड किया है वो आपका सही माना जाएगा। जब कोई दस्तावेज डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होता है, मान लीजिए आपने डिजिटली किसी दस्तावेज को कर दिया तो मान्य हो जाएगा, तो इसे कानूनी रूप से वैध और बाध्यकारी माना जाता है, जिससे इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक शासन और बैंकिंग के लिए किया जा सकता है। तो ये आईटी एक्ट के तहत इसका प्रावधान किया गया ताकि हम इसको जो है हस्तलिखित हस्ताक्षर और भौतिक दस्तावेज के बराबर बनाएं। तो इसके लिए डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ी, जिसको सरकार ने आईटी एक्ट के तहत वैलिड माना है, यानी बराबर का दर्जा दिया है। कानूनी वैधता बनाए रखने के लिए इन्हें एक लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा की जरूरत पड़ेगी। एक जो है ये डिजिटल सिग्नेचर सही है कि नहीं है, इसके लिए लीगल जो है इंस्टीट्यूट प्राधिकरण होना चाहिए जो ये सर्टिफिकेट दे कि जो डिजिटल सिग्नेचर ये है ये सही है। तो इसके लिए कानूनी वैधता बनाए रखने के लिए एक लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकरण की स्थापना भी होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज हैकिंग एंड व्हाट आर द पेनल्टीज फॉर इट? हैकिंग का क्या अर्थ है और क्या पेनल्टीज है? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ साइबर टेररिज्म। साइबर आतंकवाद क्या है? व्हाट कंस्टिट्यूट्स आइडेंटिटी थेफ्ट अंडर इंडियन साइबर लॉ? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, हैकिंग का अर्थ है किसी कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथराइज्ड पहुंच प्राप्त करना। धारा 66 के तहत, आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत इसके लिए 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 66 आईटी एक्ट की भारत की एकता, अखंडता या संप्रभुता को खतरे में डालने के इरादे से किए गए कृत्यों से संबंधित है। यानी जो एक्शन, जो कार्य आपका भारत की एकता, अखंडता या संप्रभुता को खतरे में डालेगा, अगर से संबंधित है तो वह धारा 66F के आएगा और इसमें अधिकतम सजा क्या होगी? आजीवन कारावास। पहचान की चोरी तब होती है, पर यह भी पूछा गया कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स आइडेंटिटी थेफ्ट अंडर इंडियन साइबर लॉ। तो पहचान की चोरी तब होती है जब कोई धोखाधड़ी से दूसरे व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर, पासवर्ड या विशिष्ट पहचान सुविधा जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड का धोखाधड़ी से उपयोग करके डेटा चुरा लेता है या वित्तीय धोखाधड़ी करता है। ये दोनों शामिल हैं। यह धारा 66C आईटी एक्ट के तहत है जो दंडनीय है। ये क्या से दंडनीय अपना अपराध माना गया है, पहचान की चोरी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। What is the concept of electronic governance under the IT Act? Discuss the provision regarding the publication of obscene material in electronic form. तो ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है? ई गवर्नेंस का अर्थ सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए आईटी का उपयोग करना है। आईटी का धारा 4 से 9 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता प्रदान करती है। यह अनिवार्य करता है कि यदि किसी कानून में सूचना लिखित रूप में होना आवश्यक है तो उस आवश्यकता को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी पूरा माना जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है धारा 4 और हस्ताक्षर धारा 5 में आते हैं, जो कागजी दस्तावेजों और हस्तलिखित हस्ताक्षरों के समान कानूनी वैधता दी जाती है। माने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड धारा 4 और हस्ताक्षर जो है डिजिटल हस्ताक्षर धारा 5, जो कागजी दस्तावेज और हस्ताक्षर, हस्तलिखित हस्ताक्षरों के समान कानूनी वैधता दी जाती है। धारा 6 सरकारी एजेंसियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फॉर्म, आवेदन या दस्तावेज दाखिल करने और शुल्क का भुगतान करने की अनुमति देती है। धारा 8 आधिकारिक नियमों और विनियमों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप ई राजपत्र में प्रकाशित करने की अनुमति देता है। इसमें यह अनिवार्य है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को बनाए रखा जाना चाहिए, जो धारा 7 में कहा गया है, और उनकी लेखा परीक्षा, उनकी यानी ऑडिट भी की जा सकती है, जो धारा 7A आईटी एक्ट में बताया गया है। धारा 67 अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है। इससे किसी भी ऐसी सामग्री का प्रसारण, प्रकाशन या
प्रकाशन करवाना शामिल है जो कामुक हो या कामुक रुचियों को आकर्षित करती हो या मन को भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती हो। तो ये धारा 67 में आता है। पहली बार अपराध करने वालों को 3 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके बाद के अपराधों में 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर यह अपराध दोबारा रिपीट होता है तो 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। धारा 67A क्या कहती है? इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों को प्रकाशित करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। पहले अपराध करने पर 5 साल का कारावास या 10 लाख का जुर्माना। 67B क्या कहता है? बाल पोर्नोग्राफी के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है। यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों में बच्चों को दर्शाने वाली सामग्री के लिए गंभीर दंड का प्रावधान करता है, जिसमें 3 से 7 साल की कारावास हो सकती है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो IT एक्ट के अनुसार धारा 48 के तहत यह एक विशेष अर्ध न्यायिक निकाय है जिसके प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक या निर्णय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए बनाया गया है। इसकी संरचना क्या है? 49 और 50 धारा में है इसका जिक्र। मूल रूप से एक सदस्यीय निकाय इसे पुनर्गठित करके बहुसदस्यीय न्यायाधिकरण में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष क्या है? उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना अनिवार्य है, जबकि सदस्यों के पास प्रौद्योगिकी, कानून या प्रशासन में विशेषता होनी चाहिए। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और अधिकतम आयु सीमा जो है 65 वर्ष की होती है। शक्तियां या अधिकार क्षेत्र, धारा 58 सिविल प्रक्रिया संहिता CPC 1908 के तहत इसको शक्तियां प्राप्त हैं। शपथ पर गवाहों को बुलाना, उनसे पूछताछ करना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति की आवश्यकता, अपने ही फैसलों की समीक्षा करना, किसी आवेदन को खारिज करना या उन पर एक तरफा निर्णय लेना। न्यायाधिकरण किसी सख्त प्रक्रियात्मक नियमों से बंधा नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है। ये जो प्राधिकरण बनाया गया है यह किसी नियम से, प्रक्रियात्मक नियमों से बंधा नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यह अपीलों का निपटारा 6 महीने के भीतर करने का अधिकतम प्रयास करता है। दोस्तों ये थे 5 प्रमुख क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसको आप जरूर मंथन करें और आशा करूंगा कि आपको ये बहुत ही लाभ प्रदान करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।